हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है साइंस मीडियम में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की बायो से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2। हम लोग लास्ट लेक्चर में गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के बारे में बात किए थे। मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में पॉलन ग्रेन के बारे में और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में हम लोग बात किए थे। एम्ब्रियो सैक वगैरह के बारे में बात हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, ये देख लीजिए हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ फ्लावर्स के बारे में बात किए थे। एंड्रोसियम, गाइनोसियम, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन के बारे में बात कर लिए जो कि टेट्राड होता है। ठीक, और उसके बाद से अगर हम बात कर लें तो स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर बनते, फिर पॉलन ग्रेन बनते। फिर पॉलन ग्रेन के बारे में बात किए थे, उसकी 2 लेयर होती है, इंटाइन, एक्साइन। एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है। और फिर आगे चल के जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल में वो डिवाइड होते हैं। फिर जनरेटिव सेल आगे चल के फर्दर 2 में डिवाइड होके 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर आगे हम देखे थे कि पोलन ग्रेन को स्टोर करके कैसे रखा जा सकता है, और पोलन ग्रेन से एलर्जी भी होती थी। ये सारी बात कर लिए। पोलन ग्रेन एक न्यूट्रिटिव मटेरियल भी होता है। और फिर सेकेंड नंबर पे हम पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किए थे। पिस्टिल के बारे में बात किए थे, 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इसी तरीके से फिर हम बात किए थे कि ऐसा एंड्रोसियम जिसमें बहुत सारे कार्पेल या बहुत सारे पिस्टिल फ्यूज़ हो जाएं, और ऐसे जो फ्री रहें उनके बारे में कुछ क्लासिफिकेशन ऐसा था। फिर ओव्यूल वगैरह के बारे में बात हुई थी। ओव्यूल के बारे में बहुत सारे बातें हुई थी, जैसे फ्यूनिकल क्या होता है, हाइलम, इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल, चैलाजा, एम्ब्रियोसैक, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुआ था। हम पढ़े थे कि आगे चल के न्यूसेलस की सेल ही एम्ब्रियोसैक में डेवलप हो जाती है। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियोसैक के बनाने के लिए मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मेगास्पोर मदर सेल से इस एम्ब्रियोसैक को या फिर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए। ठीक है, एक मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। ठीक, और फिर ये हम कुछ देख रखे थे स्ट्रक्चर वगैरह कि चेलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और पोलन ट्यूब आगे चल के माइक्रोपाइलर एंड से इंटर करता है। और हम ये डिस्कस किए थे लास्ट टर्न पे कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब इन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। और क्यों ना करें, आप खुद सोचिए कि अब हम पॉलिनेशन और डबल फर्टिलाइजेशन क्यों ना करें। क्योंकि पहले क्या हो चुका है, हमारा मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट ये बन के तैयार हो गए हैं। अब जो मेल गैमेटोफाइट है पोलन बन गया। अब पोलन जब फीमेल गैमेटोफाइट मतलब कि पहले तो जाएगा स्टिग्मा पे, फिर स्टाइल, फिर उसके बाद ओवरी में, तो स्टिग्मा पे, तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के पास पहुंचना, स्टिग्मा पे जाके लैंड करना, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो अब यहाँ से एक थीम बना लीजिए। देखिए कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं बड़ी बड़ी। देखिए आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा बस एक थीम ले लीजिए। पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन सैड होते हैं, झड़ते हैं और वो जाके स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन करते हैं। बहुत सारे मेथड हैं, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग के थ्रू पॉलिनेशन होना, बायोटिक मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू पॉलिनेशन होना। तो इस तरीके से ये कुछ क्लासिफिकेशन है पॉलिनेशन के। और फिर आगे हम अगर बात कर लें, अगर हम आगे बात कर लें तो इसके आगे चल के हम डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन नाम से नहीं लग रहा है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, तो बिल्कुल 2 बार फर्टिलाइजेशन जैसा कुछ हो रहा होता है। एक तो सिनर्जिड सेल के साथ हो जाता है, सिनर्जिड सेल से होके एक सेल के साथ हो जाता है, और दूसरा किसके साथ हो जाता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो जाता है। क्या बात क्लियर है? एक मतलब एक न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन जिससे जाइगोट बनेगा, और एक आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो सेंटर में सेल हुआ करता था ना ओव्यूल के। तो फिर उसी के अंदर में जो अगर हम बात करें एम्ब्रियोसैक के अंदर में, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक के खुद सबसे जो बड़ा सेल होता था उसको क्या कहते थे हम लोग, सेंट्रल सेल कहते थे ना, उसी के बारे में बात हो रही है। तो बस यही सारी कुछ चीज़ें हमको ऐसे डिस्कस करना है। ठीक, तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। चलिए पॉलिनेशन के बारे में स्टेप वाइज स्टेप एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, अगर हम बात करें मेल गैमीट
प्रोड्यूस्ड, कहाँ प्रोड्यूस होता है? पोलन ग्रेन में, पहली बात ये हम पढ़ चुके हैं। फीमेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होता है? एम्ब्रियो सैक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बोथ टाइप ऑफ गैमेट और नॉन मोटाइल, देखिए ये दोनों तरीके के गैमेट नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मतलब वो चल फिर नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो स्पर्म होता है, जो यानी कि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो सेसाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, अगर कोई चीज़ मोटाइल नहीं है तो क्या उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा? अरे वो खुद चल के अगर जा नहीं सकता तो कोई ना कोई एजेंट, बायोटिक या एबायोटिक, उस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लेके जाएगा, उसी के बारे में बात हो रहा है। सेड फ्रॉम एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन सेड फ्रॉम एंथर, जो एंथर से सेड हो रहा है, टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज अ टर्म्ड एज अ पॉलिनेशन। क्या पॉलिनेशन की डिफिनीशन क्लियर हुई? पहले पॉलिनेशन समझ आया, बहुत ही आसान है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि काइंड ऑफ पॉलिनेशन। अच्छा, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, कि यह पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है। सोर्स से मतलब क्या है? क्या वो पोलन और पिस्टिल एक ही फ्लावर में है? क्या वो पोलन और पिस्टिल क्या अलग अलग फ्लावर लेकिन सेम ही प्लांट पे है? और क्या एक कंडीशन क्या हो सकती है कि वो पिस्टिल और वो पोलन ग्रेन दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्लांट पे ही हो। इसी बेसिस पे ये थ्री टाइप्स का है, ठीक है। जैसे ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी, ये तीन टाइप्स हैं। किसके टाइप हैं? पॉलिनेशन के। पॉलिनेशन के कैसे टाइप हैं? क्योंकि पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन और पिस्टिल ये किसका सोर्स है, इसके बेसिस पे है ये, ठीक है। जैसे अगर ऑटोगैमी की बात करें, बहुत बढ़िया बढ़िया ये लाइन है, यही देखिए ये की लाइन है ऑटोगैमी के लिए। विद इन द सेम फ्लावर, यानी फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन कहाँ होगा? एक ही फ्लावर के अंदर। जिटेनोगैमी, फ्लावर डिफरेंट बट सेम प्लांट, यानी फ्लावर तो डिफरेंट है लेकिन एक ही प्लांट पे, एक ही प्लांट पे एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है। जीनोगैमी में बिटवीन डिफरेंट प्लांट, ये कहाँ होता है? डिफरेंट प्लांट में। याद कैसे रखेंगे? ऑटोगैमी, ऑटोगैमी मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, तो ये एक ही पे हो गया ना, एक ही फ्लावर के अंदर। फिर जिटेनोगैमी, प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। और जीनोगैमी, एक्स है, क्रॉस नहीं लग रहा है, जीनो मतलब एक्स क्रॉस, जो ये एक्स है ऐसे क्रॉस है ना ये एक्स, तो इसके बेसिस पे अगर ऐसे कर ले तो प्लांट ही डिफरेंट है। क्या बात समझ में आई? अब देखिए ऑटोगैमी के बारे में कुछ बातें हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट ऑटोगैमी इज अ रेदर रेयर, यानी कि कंप्लीट ऑटोगैमी जनरली नहीं पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जिटेनोगैमी में देखें, फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है। अच्छा, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? अरे एक दूसरा फ्लावर है और जो कि मेल है, और एक सेकेंड जो दूसरा फ्लावर होगा वो कैसा होगा? फीमेल होगा। तो अब ये देखा जाए तो एक्चुअल में देखने में तो ऐसा लगा कि क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जब ये प्लांट सेम है, जब ये प्लांट सेम है तो जेनेटिकली तो वो सिमिलर ही होगा ना। मैं कह रहा हूँ एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर है, आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे तो वो कैसा होगा? जेनेटिकली तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि प्लांट का जो जीन होगा, जो जेनेटिक लेवल होगा, वही तो बाकी फ्लावर्स का भी होगा। तो उस बेसिस पे तो फंक्शनली कैसा होता है? जो जिटेनोगैमी है ये फंक्शनली कैसा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जेनेटिकली कैसा होता है? ऑटोगैमी जैसा होता है, क्योंकि जेनेटिकली में तो कोई मॉडिफिकेशन हुआ नहीं, ठीक। लेकिन अगर जीनोगैमी की बात कर लें तो फंक्शनली एंड जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन। ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि प्लांट ही डिफरेंट है, तो पोलन ग्रेन कहीं दूसरे जगह से चल के तो आ रहा है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट भी है क्योंकि प्लांट ही डिफरेंट था। क्या बात क्लियर है? तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखने चलिए। अब देखिए ऑटोगैमी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन अ पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। देखिए ये लाइन बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं ऑटोगैमी होने के लिए एक फ्लावर में पोलन ग्रेन यानी एंथर और पिस्टिल दोनों हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक उसी में स्टिग्मा है, उसी पे एंथर है, तो वही से पोलन ग्रेन जाएगा। लेकिन दोनों का साथ होना ही क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। दोनों साथ होने के साथ एक ही टाइम पे डेवलप हो, दोनों में सिंक्रोनी हो, एक तालमेल हो, जो कि पॉलन जब रिलीज हो तो उसी टाइम स्टिग्मा रिसेप्टिविटी को शो करे, स्टिग्मा भी उसी टाइम मैच्योर हो जाए और वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। अब ये क्या हो जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि खुद में ही हो रहा है ना, खुद से ही हो जा रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं इसको। जैसे इसकी कुछ एग्जाम्पल है किसके? ऑटोगैमी के।
वियोला जिसको कहते हैं कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ये 3 एग्जाम्पल है। वियोला का कॉमन नेम होता है कॉमन पेंसी, तो वियोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना ये सारे, इनमें क्या होता है, ऑटोगैमी होता है। देखिए आगे इसके बारे में कुछ दे रखा है कि 2 तरीके के फ्लावर इनमें पाए जाते हैं, एक होता है कैस्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस। प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस मतलब ऐसे फ्लावर जो ओपन रहते हैं, और क्लिस्टोगैमस मतलब जो फ्लावर क्लोज रहते हैं। क्लोज होने का मतलब क्या है कि जो एंथर है और जो पिस्टिल है, जो स्टिग्मा वगैरह है, जो फीमेल पार्ट है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये सारे फ्लावर के अंदर बिल्कुल क्लोज होंगे, एक पाउच में बंद होंगे। यानी बाहर का कोई भी एजेंट यहाँ से पोलन ग्रेन लेके जा नहीं सकता और कहीं दूसरे जगह का पोलन ग्रेन इसकी पिस्टिल पे ला नहीं सकता। ऐसे फ्लावर को कहते हैं क्लिस्टोगैमस। वो हमेशा बंद रहते हैं, फ्लावर ओपन ही नहीं होते, खिलते ही नहीं है फ्लावर, ऐसे समझिए। देखिए अगली लाइन देखिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। अब खुद समझिए, उसको पॉलिनेटर की जरूरत है ही नहीं। अगर पॉलिनेटर अब्सेंट होंगे तब भी वो सीड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओवरी से फ्रूट और ओव्यूल से सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? तो यहां तक बात समझ में आई। ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी। ऑटोगेमी में सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन, जिटोनोगेमी में सेम डिफरेंट फ्लावर पर बट सेम प्लांट, और जीनोगेमी में प्लांट ही डिफरेंट हो तो फ्लावर तो भाई डिफरेंट होगा ही होगा। ठीक है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, लेकिन अब ये पॉलिनेशन को करवाने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे एबायोटिक, नॉन लिविंग, बायोटिक में लिविंग एजेंट होते हैं। ठीक है। जैसे नॉन लिविंग एबायोटिक में विंड, हवा, वाटर, पानी, ये हो सकते हैं। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ प्लांट यूज, यानी सुनिए, पॉलिनेशन के नहीं कहते हैं कि जो ह्यूमन है या फिर जो हायर एनिमल है, इनकी जिंदगी भी कीड़ों मकोड़ों पे डिपेंड होती है, निर्भर करती है। कैसे? क्योंकि अगर कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट वगैरह नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो ओवरी से फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट से सीड नहीं बनेगा, तो आखिर जो हायर एनिमल है ये खाएंगे क्या, जिंदा कैसे रहेंगे? तो इस वजह से हर कोई एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है। हर किसी की कहीं ना कहीं कुछ ज़रूरतें हैं, ये हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन नेचर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि बायोटिक एजेंट की बात करें तो जिसमें एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज, यानी कि जो प्लांट है इसमें से जो मेजोरिटी है प्लांट्स की, वो कैसा पॉलिनेटर एजेंट्स चूज करते हैं? एनिमल्स को। यानी एबायोटिक से बहुत कम प्रोपोर्शन में पॉलिनेशन होता है और बायोटिक से बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शन में। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एबायोटिक के बारे में। देखिए एबायोटिक के लिए ये जितना इवोल्यूशन का टाइम बीतते गया, उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में हर प्लांट्स अपने अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए। अगर जिसको एबायोटिक से पॉलिनेशन करवाना है उसमें कुछ अलग तरीके के मॉडिफिकेशन होंगे, उनके पोलन ग्रेन, उसके स्टिग्मा कुछ अलग तरीके से बिहेव करेंगे, या उनके स्टिग्मा और पोलन ग्रेन में अलग तरीके के कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। लेकिन जो बायोटिक होंगे उसमें कुछ अलग तरीके के, और ये जेन्यून है, ये आपको खुद समझ में भी आएगा, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको देखिए समझ में आएगा। क्या एबायोटिक कोई चीज़ है? तो क्या जैसे एयर करंट है या फिर वाटर करंट है, इसी के थ्रू तो बह के जाएगा। तो देखिए अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एबायोटिक के बारे में। पोलन ग्रेन कमिंग इन अ कॉन्टेक्ट विथ स्टिग्मा इज चांस फैक्टर इन अ बोथ विंड एंड द वाटर पॉलिनेशन। बिल्कुल, क्योंकि जब हवा का झोंका आएगा तो वो सीधे बहुत सारे पोलन ग्रेन को उड़ा के ले जाएगा। अब बिल्कुल चांस फैक्टर है ना कि वो स्टिग्मा पे जाके लैंड करे। ठीक। फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ अ पोलन ग्रेन। अब समझिए, क्योंकि पोलन ग्रेन का लॉस तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन का नुकसान होने वाला है, तो इस वजह से जो फ्लावर है खूब बहुत सारे ढेर, इनॉर्मस मतलब खूब सारा, इनॉर्मस अमाउंट में पोलन ग्रेन को बना देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लॉस हो जाएंगे, पोलन ग्रेन इधर उधर जाके गिर जाएंगे ना, तो इसको कंपनसेट करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए खूब ढेर सारे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है कौन? प्लांट।
एबायोटिक में कौन कौन एग्जाम्पल थे? विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन। अब इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब घबराइए मत, हम पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। पॉलिनेशन में पहले हम बात किए कि पॉलन ग्रेन का सोर्स क्या है, इसके बेसिस पे। फिर दूसरा हम बात किए कि कौन कौन एजेंट है जो कि पॉलिनेशन को करवाते हैं। अब उसमें से एबायोटिक और बायोटिक मिले थे। एबायोटिक में दो हैं, विंड और वाटर पॉलिनेशन। अब हम पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिनेशन बाय विंड मोर कॉमन देन वाटर। अब जैसे कि पहले तो एबायोटिक बायोटिक में सबसे कॉमन कौन है? बायोटिक। लेकिन अगर एबायोटिक में कॉमन की बात करें तो दो है ना, विंड और वाटर, तो उसमें से ज्यादा कॉमन होता है विंड वाला, हवा वाला। ठीक, तो मोर कॉमन होता है। पॉलन ग्रेन, अब इसके पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? लाइट वेट। अब खुद सोचिए, हवा के, बस ये ध्यान में रखिए, किसी चीज को हवा के मीडियम से, हवा के माध्यम से उड़ के एक जगह से दूसरे जगह तक, दूसरे स्टिग्मा तक जाना है, तो पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, लाइट वेट, नॉन स्टिकी, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा आए और वो चिपका रहेगा तो कहीं उड़ के जा ही नहीं पाएगा। वेल एक्सपोज स्टेमेन, अगर एक्सपोज खुला हुआ स्टेमेन होगा, बाहर की तरफ दिख रहा होगा, अगर फ्लावर के अंदर बहुत ज्यादा अंदर डूबा होगा तो फिर वो तो हवा के, एयर के करंट में बह के बाहर जा ही नहीं पाएगा, इसलिए वेल एक्सपोज होता है। लार्ज ऑफ्टेन फिदरी स्टिग्मा, और स्टिग्मा भी कैसे होते? फिदरी, एक लहरदार होनी चाहिए, जिससे कि वो एक फिदर लेग होनी चाहिए, एक हल्का फुल्का ऐसा होना चाहिए जो कि लहराते रहे, ताकि वो एक ज्यादा एरिया कवर करे। स्टिग्मा भी इंतजार करे इधर उधर लहरा के कि पॉलन ग्रेन इधर से तो चला जाएगा, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, तो वो भी एयर करंट में लहरा रही होती है। और ये सारी चीजें याद नहीं करनी, आप खुद से सोच सकते हैं। जैसे जो पॉलिनेशन होता है विंड से, उसमें पॉलन ग्रेन कैसा होता है? लाइट वेट, नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज, और इसका स्टिग्मा कैसा होता है? फिदरी स्टिग्मा होता है। क्या बात क्लियर हो गया? और कुछ देखिए चीजें देखी गई है। सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। देखिए, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर बहुत सारे फ्लावर पैक हो जाते हैं। अब एक्चुअल में हुआ क्या? फ्लावर मतलब ये ओवरी वगैरह, ओव्यूल वगैरह, एक्चुअल में जो विंड से पॉलिनेशन वाले देखे गए हैं फ्लावर वगैरह, उनमें एक ओवरी में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल से क्या बनेगा आगे चल के? सीड, यानी एक फ्रूट में एक ही सीड बनेंगे आगे चल के। जैसे कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। कॉर्न कॉब हो गया, और बहुत सारी ग्रासेस में पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है? बहुत सारी ग्रासेस में और कॉर्न कॉब में जो पॉलिनेशन होता है वो विंड से होता है। कॉर्न कॉब को कई बार देखें, उसमें से बहुत बहुत धागे जैसे ऐसे ऐसे चीजें निकली रहती हैं। अरे निकला रहता है ना, वो पिस्टिल वगैरह ही तो होते हैं। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। अच्छा, जो लोग नीट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो ये तो पॉलन ग्रेन के कैरेक्टर याद ध्यान रखेंगे कि विंड से पॉलिनेशन होते हैं तो कैरेक्टर कैसे होते हैं, और ये एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे कि एग्जाम्पल कहाँ होता है। देखिए, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन सारी चीज़ों में, डाइवर्सिटी में, इन सारी चीज़ों में एग्जाम्पल ही तो इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही टारगेट करते हैं क्वेश्चन को, तो इस वजह से एग्जाम्पल को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो लोग बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना याद हो पा रहा है ठीक है, नहीं याद हो पा रहा है ना, तो उनको टॉपिक पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन अगर एजेंट से हो तो कितने टाइप के एजेंट होते हैं, एबायोटिक, बायोटिक, कुछ इस तरीके से। क्या बात क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर से अगर हम बात करें तो क्वाइट रेयर इन अ फ्लावरिंग प्लांट, बहुत ज़्यादा कम होता है ये फ्लावरिंग प्लांट्स में, अप टू 30 जेनरा, और मोस्टली मोनोकॉट्स के अंदर ये होता है। कौन? वाटर से पॉलिनेशन जो होता है। वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट एंड एमंग द लोअर प्लांट्स। अच्छा, आप खुद सोचिए, जो एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, ये जनरली नमी या जहाँ पे पानी होता है, जो नदियों के किनारे वगैरह होते हैं, वहीं पे मिलते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनमें जो मेल गैमेट होता है, जो ट्रांसफ़र होते हैं, या फिर फीमेल गैमेट के पास जो मेल गैमेट वगैरह जा रहे होते हैं, वो वाटर के करंट के थ्रू, वाटर मीडियम के थ्रू बह बह के जाते हैं। इसी वजह से तो इनकी ग्रोथ भी पानी के आसपास ही होती है। जो लोअर प्लांट में जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। अब इसके बाद कौन कौन से बच गए? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो हायर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। और सबसे टॉप मोस्ट पे एंजियोस्पर्म, अरे जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, जिसमें फ्लावर बनते हैं उसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या बात क्लियर है? तो ये हमेशा
जो मेल गैमेट वगैरह होते हैं ना, ये मेल गैमेट वगैरह जो एल्गी की बात कर ले, ब्रायोफाइट्स की बात कर ले, टेरिडोफाइट्स की बात कर ले, तो इनमें जो मेल गैमेट होता है वो वाटर करंट के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटेड, यानी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी लिमिटेड है, ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं। बिकॉज नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन और मेल गैमीट के ट्रांसफर के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक, अब ये एग्जांपल देख लीजिए जिसमें वाटर से पॉलिनेशन होता है, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्ट्रा। जोस्ट्रा एक सी ग्रासेस है, मतलब समुद्री घास है जोस्ट्रा। तो वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और जोस्ट्रा, इन तीन चीजों में जो पॉलिनेशन होता है वो बाई वाटर होता है। अरे क्या बात क्लियर हुई? अच्छा, इस केस में जो पॉलन ग्रेन होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन का नेचर हम विंड वाले पॉलिनेशन में, विंड पॉलिनेटेड में भी तो देखे थे। तो अच्छा, विंड पॉलिनेशन में कैसा था? नॉन स्टिकी, लाइट वेट, और स्टिग्मा कैसा था? फिदरी था। कुछ इस तरीके की चीजें थी। यहाँ पे पॉलन ग्रेन पानी में रहना है तो वो वेटिंग, वो क्या बार बार भीग जाएगा, तो उसको भीग के वो सड़ सकता है, खराब हो सकता है। तो इस वजह से इस पे कवरिंग होती है पॉलन ग्रेन पे, जिसको कहते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग। म्यूसिलेजिनस कवरिंग एक वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है जिसके वजह से वो पानी वगैरह एक्चुअल पॉलन ग्रेन तक नहीं पहुंचता है और पॉलन ग्रेन खराब नहीं होता है। क्या बात क्लियर हो गई? अगली लाइन देखिए, मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट और विंड। और देखिए कितना शानदार लाइन लिखा हुआ है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि जो वाटर में प्लांट्स मिलते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं, उसमें तो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही हो रहा होगा। अरे ऐसी जरूरी नहीं है, क्योंकि कई सारे फ्लावर प्लांट में तो वाटर में तो ग्रो करते हैं, लेकिन उनके फ्लावर्स वाटर से बाहर होते हैं। जो सबमर्ज होते हैं उनमें तो नो डाउट कि वो पॉलिनेशन बाई वाटर ही होगा, लेकिन अगर वो फ्लावर्स कई बार देखे होंगे तो वो कहाँ हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। अरे जैसे जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ वगैरह के बारे में तो सुने होंगे ना, तो वो कहें फ्लावर बाहर ही तो रहता है उसमें। तो उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो या तो विंड की वजह से होगा या तो किसी इंसेक्ट वगैरह की वजह से होगा। देखिए कितना कितना मजेदार है इसके एग्जांपल। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, जिसके नाम में वाटर आ रहा है ना, इनका पॉलिनेशन वाटर से होता ही नहीं है। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, ऐसे करके ध्यान रख लीजिए। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो चलिए, बोथ wind and water pollinated flower are not very colorful and do not produce nectar। अरे आप खुद सोचिए कि जो विंड और वाटर से पॉलिनेटेड हो रहे हैं तो ये तो एबायोटिक है, तो इनको तो किसी को अट्रैक्ट करना ही नहीं है। तो इस वजह से ये ना ही बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं और ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। जो फ्लावर कलरफुल होते हैं ना, वो बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। उसमें से खुशबू, फ्रेगनेंस निकलते रहती है और क्या होता है, वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर से क्या करते हैं? नेक्टर को वो सक करते हैं इंसेक्ट वगैरह। तो जो बायोटिक वो पॉलिनेशन होता है ना, जहाँ पे बायोटिक एजेंट्स होते हैं, वहाँ पे खूब कलरफुल फ्लावर भी होंगे और नेक्टर भी बहुत सारा बन रहा होता है, क्योंकि उसी के वजह से तो बहुत सारे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और वो उसको यूज करने के चक्कर में बाई चांस या बाई मिस्टेक वो पॉलिनेशन कर जाते हैं। और क्या बात क्लियर है? तो अब इसी के बारे में हम आ गए। मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग अभी हमारा एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। हम पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं और पॉलिनेशन में हम ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी पढ़े। फिर हम पॉलिनेटेड एजेंट पढ़े कि पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट होते हैं। उसमें से दो एजेंट मिले हमें, एबायोटिक और बायोटिक। फिर आगे चल के हम एबायोटिक देखें तो वो दो टाइप के थे, विंड और वाटर पॉलिनेशन। फिर उसके बाद से हम उसके बारे में पढ़े। फिर हम कहाँ मूव कर गए? बायोटिक पॉलिनेशन पे। तो अब हमारा यही टॉपिक चल रहा है कि बायोटिक पॉलिनेशन में क्या होगा। पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे कि ये एकदम याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक फील्ड ले लीजिए, जो बी हो गए, बटरफ्लाई हो गई, फ्लाई हो गई, बीटल्स हो गए, वेब्स हो गए, एंट हो गई, मॉथ्स हो गए, बर्ड्स हो गए। बर्ड्स में सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। इवन ए लार्जर एनिमल, यहाँ तक कि लार्जर एनिमल भी, ल्यूमियर वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये सारे क्या करते हैं? ये बायोटिक एजेंट होते हैं, पॉलिनेटिक एजेंट होते हैं। एमंग द एनिमल, यानी इतने सारे एनिमल में जो इंसेक्ट है, जो बीज हैं, आर द डोमिनेट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। जैसे ए बायोटिक में मेजोरिटी कौन था? विंड था।
इसी तरीके से बायोटिक में, एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिनेशन में? इंसेक्ट। बीज का एग्जाम्पल ले रखा है, एक एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है। अब इसमें देखिए फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट, ये क्या करते हैं? एडाप्टेशन कर लेते हैं। जो ये फ्लावर होते हैं ना, ये एडाप्ट कर लेते हैं एक किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में जिनमें बायोटिक पॉलिनेशन होता है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज, कोई एक पर्टिकुलर इंसेक्ट ही पॉलिनेशन करा रहा होता है। तो इसी वजह से ये फ्लावर अपने आप को इवॉल्व करते हैं या एडाप्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। क्या बात क्लियर है? मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर वो कैसे होंगे? लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं, रिच इन नेक्टर, मतलब लार्ज होंगे, रंग बिरंगे होंगे, खुशबूदार होंगे, खूब सारा नेक्टर भरा होगा और स्टिकी होंगे। सर यहाँ पे स्टिकी क्यों? विंड वाले में या एबायोटिक वाले में नॉन स्टिकी थे, यहाँ पे स्टिकी इसलिए क्योंकि जब कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट वगैरह जाएगा तो उसके पैरों में वो चिपक जाए, स्टिकी होगा तभी तो पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा, और वहां से उड़ते उड़ते चला जाएगा किसी दूसरे स्टिग्मा वगैरह पे, वहां पे लैंड करेगा। जब फ्लावर पे बैठेगा तो गलती से उसके पैर में जो पॉलन ग्रेन वगैरह लगे होंगे, उसकी पंखुड़ियों में जो पॉलन ग्रेन वगैरह लगे होंगे, वो जाके कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे? उस स्टिग्मा वगैरह पे ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? तो इससे क्या परफॉर्म हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। वेन द फ्लावर और स्मॉल, कई बार फ्लावर स्मॉल होते हैं, a number of flower are clustered in an inflorescences to make them a conspicuous। एक्चुअल में देखिए होता क्या है कि जब बहुत छोटे छोटे कई बार फ्लावर होते हैं ना, तो वो एक बंच बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं। क्या बात क्लियर है? जनरली कैसे होते हैं कि फ्लावर कैसे होते हैं? लार्ज ही होते हैं। ठीक। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन अ प्रोवाइडिंग अ सेफ प्लेस टू अ ले एग। देखिए इस दुनिया में, इस नेचर में ना, बहुत ही अलग अलग तरीके की एकदम मिस्टीरियस लाइफ देखने के लिए आपको मिलेगी कि अच्छा कुछ इस तरीके से भी होता है क्या। अब एकदम आप ऐसे समझिए, जैसे कि कई बार होता क्या है ना कि जो पॉलिनेटर होते हैं, जो बायोटिक पॉलिनेटर, उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कई बार वो अपने अंडे कहाँ रख देते हैं? वो अपने अंडों को ले जाके बड़े बड़े फ्लावर्स के अंदर रख देते हैं। तो वहाँ पे जब वो अपने अंडे को वहाँ पे रखने जाते हैं तो बाई मिस्टेक उस फ्लावर को ये फायदा होता है कि उसका पॉलिनेशन हो जाता है, और इस एनिमल को ये फायदा हो जाता है कि इसके अंडों को एक सेफ प्लेस मिल जाता है। अब अगर इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये किस तरीके का रिलेशन हुआ? सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ। अरे कर भला तो हो भला, अरे एक का फायदा मतलब प्लस सिंबल, दूसरे का भी प्लस सिंबल, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले रखें, एमार्फोफेलस फ्लावर। अच्छा जब ऐसा कुछ करेंगे इंसेक्ट तो जनरली फ्लावर कैसे? लार्ज ही होने चाहिए। ये टॉलेस्ट फ्लावर होता है, सबसे बड़ा फ्लावर, लगभग 6 फीट इसकी हाइट होती है। यानी एमार्फोफेलस की जो हाइट होती है वो 6 फीट की होती है, मतलब उस फ्लावर की बात हो रही है। और एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, बहुत ही बढ़िया, इकोलॉजी में भी दे रखा है, मोथ एंड यूका में एक रिलेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मॉथ एक तरीके का इंसेक्ट है, वो क्या करेगा कि वो अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके बच्चे, उसके लार्वा कहाँ ग्रो करते हैं? यूका प्लांट में ही ग्रो करते हैं। ये इवोल्यूशन के टाइम में धीरे धीरे एक दूसरे के साथ इतने क्लोज आ गए कि जीना भी तुम्हारे साथ और मरना भी तुम्हारे साथ। अगर इसमें से कोई भी एक एक्सटिंक्ट होता है, या तो यूका या फिर मॉथ, तो दोनों एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, दूसरा भी नहीं रहेगा, उसके वजह से दूसरा भी मर जाएगा। तो कांट कंप्लीट देयर लाइफ विदाउट ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कि आखिर में बायोटिक पॉलिनेशन है। तो बायोटिक पॉलिनेशन में आखिर में बाकी चीज़ें कैसे होती है? बायोटिक पॉलिनेशन को भी हम एंटेमोफिली कहते हैं, मतलब एनिमल की वजह से जो पॉलिनेशन होता है उसे एंटेमोफिली कहते हैं। क्या बात क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, अब एक दो पॉइंट्स और एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। एक्चुअल में इसका मतलब है क्या? क्योंकि ये दुनिया, ये नेचर हमेशा वेरिएशन चाहती है, एक अच्छाई की तरफ वेरिएशन। वेरिएशन मतलब इवोल्यूशन कहिए उसको, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वेरिएशन चाहती है। अब एक बात बताइए, इसी वजह से तो जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं इस अर्थ पे। सबसे ज़्यादा ह्यूमन ही टॉप मोस्ट है, टॉप पे चल रहा है बिल्कुल इस अर्थ पे। इस बायोस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन सबसे टॉप पे चल रहा है। तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ऑब्वियस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। तो आप खुद सोचिए कि हर कोई चाहता है ना
कि अलग अलग वैरायटी, उसकी जिंदगी मतलब बोरिंग ना हो, एक जैसी ना हो, अलग अलग चीजें, एक अच्छाई की तरफ वेरिएशन हो, वैरायटी आए उसमें। तो इसी वजह से जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, जब ऑटोगेमी होता है ना, हर प्लांट उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जेनेटिकली भी सिमिलर होता है, और अगर हम फंक्शनली कहें तो फंक्शनली भी ऑटोगेमस ही था, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन जैसा ही था। लेकिन जिटोनोगेमी की बात करें, जो जिटोनोगेमी है, देखिए ऑटोगेमी की बात करें, फिर जो जिटोनोगेमी पढ़े थे उसमें तो जो फंक्शनली था वो तो क्रॉस था, मतलब ये दिख रहा था कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, लेकिन प्लांट सेम था। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, ताकि वेरिएशन आए अलग अलग प्लांट से, सेम स्पीसीज के लिए अलग अलग प्लांट से, क्योंकि अलग अलग प्लांट होंगे तो वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, तो अलग अलग प्लांट से क्या आए, पॉलन ग्रेन आए और स्टिग्मा दूसरे प्लांट पे जाके लैंड करे, ताकि उनके अंदर वैरायटी मिले, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बने, अच्छा रेजिस्टिविटी उनके अंदर आए, ताकि वो जो अलग अलग नेचर में वेरिएशन है उन सारी चीज़ों को वो झेल सकें। क्या बात क्लियर है? तो इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग मतलब कि कहीं ना कहीं ये सेम सेम जैसे जो 2-4 जनरेशन से सेम होते हैं ना, सेम ब्रीड के साथ में ये रिलेशन नहीं रखना चाह रहे हो, इनको कहते हैं आउट ब्रीडिंग। तो ऐसा करने के लिए ये प्लांट अपने अंदर खुद ही बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं। और ये कैसे इन चीज़ों से बचते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए प्लांट कैसे कैसे एक्ट करता है, उन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम पढ़ लें, इसकी एक्टिंग को अगर एक बार देख लें, तो बस आप समझ गए कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। और इसके इंपॉर्टेंस को मैं ऐसे बातों बातों में आपको समझा दिया। तो चलिए अब आइए देखिए, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। ये पहली बात तो जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट से फ्लावर आया, मतलब कि पॉलन ग्रेन आया, तो वो स्टिग्मा पे ग्रो नहीं करेगा, उसमें फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगी, रोक दी जाएगी कि अच्छा तुम इसी घर के हो तो चलो हटो हटो, मतलब तुम्हारी, जैसे ऐसे समझिए, जैसे नहीं होता है कि बाकी बहुत क्लोज रिलेशन के साथ में लोग रिश्ते नहीं रखना चाहते हैं, शादी ब्याह नहीं करते हैं, अरे अपने पड़ोसियों के साथ थोड़ी ना करते हैं शादी ब्याह, लोग अपने घर में थोड़ी ना करते हैं, तो इसी तरीके से होता है। तो ऐसा करके भी वो अपने अंदर वेरिएशन ला लेगा, क्योंकि अगर वो अपने वाले पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दिया, तो क्या फिर दूसरा पॉलन ग्रेन आएगा तो उसका वेलकम करेगा वो कौन, स्टिग्मा की बात हो रही है। तो इसी तरीके से ये बोला जा रहा है कि प्रिवेंट हो जाता है, रोक दिया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि अगर सेम प्लांट से आ रहा है वो फर्टाइल, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा वहां पे। दूसरा बात देखिए, और फ्लावर क्या करता है, प्लांट क्या करता है, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट अ डिफरेंट पोजीशन। जैसे मान लेते हैं ये कोई फ्लावर है, इसमें मान लेते हैं कि ये इधर स्टिग्मा ऐसे करके ये ओवरी वगैरह ये बन गई, और इसमें बहुत सारे ये देखिए एंथर है, तो क्या इनका पोजीशन अलग अलग हो गया। अब ये पोजीशन अलग अलग हो गया तो ये पॉलन ग्रेन खुद से यहाँ जाने के इनके चांसेस बहुत कम हो गए। क्या बात क्लियर हो गई? दूसरा देखिए, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी ये अलग अलग टाइम पे हो, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड मतलब उनमें लयबद्धता नहीं हो, तालमेल नहीं हो। जैसे मान लेते हैं कि आज पॉलन ग्रेन मतलब पूरा मैच्योर हो गया और वो सेड हो गया, झड़ गया, लेकिन उसी टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी ही नहीं। तो एक ही फ्लावर में, एक ही प्लांट में होने के बाद अभी स्टिग्मा तैयार ही नहीं है, तो वो पॉलन ग्रेन बन तो गया, लेकिन वो अपने सेम प्लांट के साथ में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। और क्या चीज़ें ये देख रहे हैं नेचर में, कैसी कैसी चीज़ें मिल रही हैं, कितनी मज़ेदार चीज़ें मिल रही हैं। चलिए अब हम जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे देखिए, कुछ मोनोइसियस प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मोनोइसियस, मोनो मतलब होता है एक, इसियस मतलब होता है घर, हाउस, यानी कि एक ही घर में कौन कौन रहेंगे, मेल और फीमेल, यानी मोनोइसियस मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात हो रही है, बाइसेक्सुअल प्लांट की बात हो रही है। जैसे कैस्टर और मेज ये बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। इसमें ऑटोगेमी को तो रोक दिया जाता है, देखिए ऑटोगेमी नहीं होता है, लेकिन जिटेनोगेमी होगा, क्योंकि जिटेनोगेमी क्या था, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। तो क्या प्लांट सेम है, मेल और फीमेल फ्लावर कहाँ है, सेम प्लांट पे, तो इनको क्या कह देते हैं, मोनोइसियस। जैसे कैस्टर और मेज इसके एग्जाम्पल है। ये नीट वाले ना एग्जाम्पल एकदम रटते जाएं। और पपाया, एक पपाया गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ए होगा। ऐसे पपाया देख लीजिए, पपाया एक डायोसियस है, इसके दो अलग अलग घर हैं, एक में मेल फ्लावर रहेगा, एक में फीमेल फ्लावर रहेगा। तो मेल और फीमेल फ्लावर क्या डिफरेंट प्लांट हो गए,
अरे एक पे प्लांट पे मेल फ्लावर, एक प्लांट पे डिफरेंट, यानी अलग अलग पूरा घर ही हो गया, तो डायोसियस कहते हैं ऐसे को। इसमें ऑटोगैमी को तो रोका जाता है, साथ में जीटोनोगैमी को भी रोका जाता है। तो इसमें किस तरीके का पॉलिनेशन होता है? जीनोगैमी होता है। तो यहां पे कैसा होता है? जीनोगैमी होता है। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए पॉलन, अब एक्चुअल में हमारा हुआ क्या, इसके पहले वाले लेक्चर में हम गैमेटोफाइट बना लिए थे, जैसे कि पॉलन ग्रेन बन गया था और पूरा पूरा स्टिग्मा वगैरह डेवलप हो गई थी, वहां पे ओव्यूल बन गया था, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक डेवलप हो गया था। तो अब फिर उसके बाद से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के पास ले जाया गया, तो ये क्या हो गया? पॉलिनेशन। अब हम ये बात कर रहे हैं कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी कि पॉलन और पिस्टिल में इंटरेक्शन कैसा होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब पॉलन उस पिस्टिल के पास, स्टिग्मा के पास पहुंच गया, तो अब उनमें क्या बातचीत हो रही है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए तो एक्चुअल में होगा क्या, सेम स्पीसीज पॉलन ऑन पिस्टिल, इसको कॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं, तब वो उसको पहचानेगा। इसी को तो कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं, क्योंकि केमिकली उसको पहचानेगा कि अच्छा तुम सेम स्पीसीज के हो। सर अभी आप तो मना कर रहे थे कि वो सेम वालों को रिजेक्ट करेगा, मना करेगा फर्टिल, अरे सेम प्लांट के फ्लावर की बात हो रही थी, सेम स्पीसीज की थोड़ी ना बात हो रही थी। मैं कह रहा हूँ गेहूं है तो गेहूं के सारे स्पीसीज आपस में पॉलिनेशन तो करेंगे, क्या किसी और के साथ, सरसों के साथ थोड़ी ना करने जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पे स्पीसीज की बात हो रही है, अगर सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आया हुआ है तो ये क्या करेंगे? प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। अब ये पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट चालू हो जाएगा, यानी कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यही पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में डिसाइड होता है कि इस पॉलन ग्रेन का एक्सेप्टेंस होगा या फिर रिजेक्शन होगा। किसके, कौन करेगा? वो पिस्टिल करेगा। अरे हमेशा लड़कियों को ज़्यादा भाव दिया जाता है ना, फीमेल को, वही डिसाइड करती हैं कौन उनकी ज़िंदगी में आएगा कौन नहीं आएगा। तो जो पिस्टिल है ना, तो ये डिसाइड करती है कि इस पॉलन ग्रेन की, इस जो पॉलन ग्रेन है इसको, इसकी ग्रोथ को आगे बढ़ाना है या फिर यहीं पे इनहिबिट करना है, रोक देना है। क्योंकि विंड को या फिर उस एनिमल को थोड़ी ना पता है कि यहाँ से उठाना है भैया पॉलन ग्रेन और वहाँ पे स्टिग्मा पे से सेम स्पीसीज के प्लांट पे ले जाके रख देना है। हो सकता है कि किसी दूसरे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे स्पीसीज के स्टिग्मा पे ले जाके रख दे, तो वो आपस में पहचान लेंगे और फिर वो मना कर देगा कि नहीं नहीं तुम तो इस जात बिरादरी के नहीं हो, तुम नहीं, तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना है। क्या बात क्लियर है? अगर वो सेम स्पीसीज का है तो क्या उसको एक्सेप्ट कर लेगा और फिर क्या हो जाएगा? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि पॉलन ट्यूब, पॉलन की ग्रोथ मतलब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। पॉलन ट्यूब फॉर्म थ्रू द जर्म पोर। याद करिए एक्साइन के ऊपर एक जर्म पोर मिला था, वहीं से पॉलन ट्यूब बाहर आएगी। अगर हम लोग बात किए थे कि 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन सेलेड होते हैं 2 सेल स्टेज में होते हैं। इफ पॉलन 2 सेल स्टेज, अगर वो पॉलन जो पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज का है, तो अब क्या होगा? देन जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाएगी और क्या बनाएगी? 2 मेल गैमेट बनाएगी। कब? जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद। क्या बात क्लियर है? अब देखिए तो यहाँ पे एक मैं चार्ट बना के दिया हूँ, इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से। पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट हुई तो पॉलन ट्यूब चलते 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 किसके पास पहुंच जाएगी? ओवरी के पास पहुंच जाएगी और इंटर इनटू द ओव्यूल। ओवरी के पास पहुंच के वो ओव्यूल में इंटर करेगी थ्रू माइक्रोपाइल। क्या? इंटेगुमेंट जहां पे अब्सेंट था, क्योंकि इंटेगुमेंट तो प्रोटेक्टिव लेयर था, और जहां पे इंटेगुमेंट अब्सेंट होगा वहीं पे माइक्रोपाइलर कहते थे, वो माइक्रोपाइलर रीजन होता था, वहीं से ये पॉलन ट्यूब इंटर कर जाएगा। अभी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, अब परेशान ना हो। थ्रू माइक्रोपाइल, अब वो माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब इंटर कर गया। अब उसके बाद वो सिनर्जिड सेल के अंदर इंटर करेगा थ्रू द फिलिफॉर्म एपरेटस। फिलिफॉर्म अपरेटस बिल्कुल गार्ड होते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं कि अरे आइए, आप ही का तो इंतजार था, कब से एम्ब्रियो सैक आपका राह देख रहा था, आइए। तो वो फिलिफॉर्म जो होते हैं ना, अरे याद करिए हम लोग पढ़े थे ना, फिलिफॉर्म अपरेटस वगैरह होते थे सिनर्जिड सेल पे, वहीं पे एग वगैरह होता था, ठीक। तो फिलिफॉर्म अपरेटस, एग अपरेटस, ये सारी बातें हुई थी ना। तो फिलिफॉर्म अपरेटस उसका वेलकम करता है। चलिए अब इसमें से हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे देखिए ए, ये दिया हुआ है ना कि जब पॉलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा के ऊपर तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए पॉलन ट्यूब, खूब सारे पॉलन ट्यूब यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसी तरीके से ये देखिए पूरा ये पॉलन ट्यूब को दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब बी का देखेंगे ना, पॉलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल।
तो ये स्टाइल में जब पॉलन ट्यूब ग्रो होके जा रहा है, ये कहा है कि देखिए पॉलन ग्रेन है और ये स्टिग्मा पे अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये पॉलन ट्यूब के बारे में दिखाया गया बी वाले फिगर में। और ये देखिए सी वाले फिगर में देखिए तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लिया गया है, इनकी लंबाई के अकॉर्डिंग इसको काट दिया गया है। ये देखिए पॉलन ट्यूब, यहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन के पॉलन ट्यूब ग्रो करना स्टार्ट होते हैं। और जैसे आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि जैसे ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जब एक स्पर्म जाके एक से फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर बाकी सबके लिए रोक लगा दिया जाता है कि बस अब और किसी की ज़रूरत नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ के सबसे पहले एक के पास पहुंच जाएगा वो एक के साथ मर्ज हो जाता था, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता था। इसी तरीके से अब देखिए एक ही पॉलन ट्यूब की यहाँ से ग्रोथ हो जाती है, एक पॉलन ट्यूब की यहाँ से ग्रोथ हो जाती है और वो देखिए एक ही पॉलन ट्यूब ग्रोथ कर रहा है, बाकी सबकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। कोई यहाँ तक आ गया, कोई इधर ही सारे लोग को रोक देता है। और बहुत सारे पॉलन ग्रेन में तो पॉलन ट्यूब बनते भी नहीं है। अब ये पॉलन ट्यूब होते 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 देखिए एक्चुअल में ये एनाट्रोपस ओब्यूल का एग्जाम्पल ले रखा है, क्योंकि इसमें माइक्रोपाइल नीचे है और चैलाजल ऊपर है। और कायदे से चैलाजल तो बेसल पार्ट होता है तो उसको कहाँ होना चाहिए था, नीचे। लेकिन ये एनाट्रोपस का एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दे के समझा भी रखा और हम लोग पढ़े भी हैं। तो अब देखिए, तो क्या चैलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल थी, बीच में पोलर न्यूक्लियाई था और यहाँ पे एग सेल है। एग सेल के लिए पहुंचने के लिए फिलिफॉर्म अपरेटस, फिर सिनर्जिड सेल आता है। तो सिनर्जिड सेल से होते हुए पॉलन ट्यूब पहुंच जाता है एग न्यूक्लियाई के पास। और एक मेल गैमीट, क्योंकि दो मेल गैमीट बन गए थे ना जनरेटिव सेल से, तो एक मेल गैमीट तो इसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगा, किसके साथ, एग के साथ। एक तो एग के साथ और दूसरा जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ। आगे हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, तो यही तो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट जाके एग सेल से मिल रहा है तो क्या बना लेगा, जाइगोट। और एक बार जाके पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा तो जाके प्राइमरी पीएन बना लेता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा, ठीक है। फिर वो जाके एक सेल में चेंज हो जाएगा। तो वही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा जूम करके दिखा रखा है। देखिए ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जो क्योंकि ये देखिए ये यहाँ से यहाँ ये पॉलन ट्यूब ही तो है, ये पॉलन ट्यूब है। अब इसमें से मेल गैमेट देखिए दो आगे आगे ना, इनको मैं पिंक कर देता हूँ मेल गैमेट को। यहाँ ये देखिए मेल गैमेट है, ये आगे आगे जा रहा है और ये फिलिफॉर्म अपरेटस इनको गाइड कर रहा है, इनको रास्ता दिखा रहा है। अब ये सिनर्जिड सेल में पहले इंटर करते हैं और देखिए सिनर्जिड सेल में फिर यहाँ से ध्यान से देखिए दूसरे वाले स्ट्रक्चर में आ जाइए। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में अब ये पॉलन ग्रेन बीच से थोड़ा सा रप्चर हो जाता है और यहाँ से गैमेट बाहर की तरफ निकल जाता है और ये गैमेट जाके एग के साथ फ्यूज हो जाता है। जो एग था उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। देखिए सिनर्जिड के साथ गया और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये एग न्यूक्लियस है, इस एग न्यूक्लियस यहाँ भी है, इसी के साथ ये देखिए मेल गैमेट जाके फ्यूज हो गया और एक मेल गैमेट बाहर की तरफ निकल गया। किसकी तरफ जा रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के पास जा रहा है। यानी मेल गैमेट मूव करते हैं, दोनों मेल गैमेट मूव करते हैं, एक जाता है एग के पास और एक जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास। क्या बात क्लियर हो गई, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ द पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन की स्टडी के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिए। अच्छा ये एग्जाम्पल जो दे रखे ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फ्रॉम, ये कहाँ कहाँ से पॉलन ग्रेन को हम लेते हैं, बस ऐसे ध्यान रखिए हल्का सा कि पी में, चिक पी में और क्रोटेलेना में, बाल्सम में, विंसा में, इन सारी अलग अलग स्पीसीज में पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करके देखा गया है लेबोरेटरी वगैरह में। देखिए तो पॉलन ऑन अ ग्लास स्लाइड, उस पहले पॉलन ग्रेन को एक ग्लास स्लाइड पे ले लेते हैं, जैसे एक ग्लास स्लाइड ये हो गई। अब इसके ऊपर पॉलन ग्रेन को ले लिए, क्या बात क्लियर है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा शुगर सोल्यूशन डालते हैं जो कि 10% हो, इसके ऊपर हम शुगर सोल्यूशन डालते हैं, कौन सा, 10% वाला। तो 15 से 30 मिनट के बाद आप देखेंगे तो पॉलन ट्यूब वहाँ से जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ जब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, पॉलन स्टिग्मा के पास जाता है तो ऐसा ही कुछ होता है। तो इस वजह से हम इसको बाहर ही लेबोरेटरी में करके देख सकते हैं कि आखिर पॉलन ट्यूब कैसे। तो देखेंगे जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बाहर आने लगता है उससे देखिए, अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, इसको माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे तो आपको दिखेगा। क्या बात क्लियर है, बस इतना सही तो था। 10% शुगर सोल्यूशन अगर पॉलन ग्रेन के ऊपर डाला जाए तो 15 से 30 मिनट के अंदर में पॉलन ट्यूब वहाँ से बाहर आ जाती है।
क्या एक पॉलन जर्मिनेशन के बारे में, क्या पॉलन जर्मिनेशन का तो यही मतलब हुआ ना, पॉलन जर्मिनेशन मतलब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, पॉलन जर्मिनेशन हो गया। ठीक, अच्छा, अब इन्हीं सारी चीज़ों से ना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल मतलब आप अपनी इच्छा से, मैन मेड, जो आप अपने से कराएं, उसको कहते हैं पॉलन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और इसका बड़ा ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल। ठीक है, देखिए तो वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जो क्रॉप को, जो हमारी फसलों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अलग अलग बहुत सारे मेथड है ना, उसमें से एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉस, आर्टिफिशियल मतलब आप डिसाइड करें कि कौन किसके साथ क्रॉस करेगा। जैसे गाय भैंसों को कई बार हम अच्छा सा बुल मतलब चूज करके ऐसे लेके जाते हैं, उससे हम क्या करवाते हैं, उसके साथ क्रॉस वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या कि आप वहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं ना कि वो किसके साथ जाके रिप्रोडक्शन करेगा, तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओनली डिजायर पॉलन ग्रेन, जो आपकी इच्छा है कि कौन पॉलन ग्रेन, आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेटेड। यानी कि बाकी स्टिग्मा, जिस स्टिग्मा पे हमें उस पॉलन ग्रेन को, हमारे डिजायर पॉलन ग्रेन को ले जाना है, तो उसमें स्टिग्मा भी होगा कोई, तो स्टिग्मा पे कोई और पॉलन ग्रेन बाहर से ना आ जाए, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं कंटामिनेशन से। कंटामिनेशन किसको कह रहे हैं? फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन, जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन, जो हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे पॉलन ग्रेन उस पर है, हम चाह रहे हैं कि कोई हमारे पास अच्छी वेराइटी है इसी का पॉलन ग्रेन, और दूसरा हमारे पास एक प्लांट है जिसमें स्टिग्मा बहुत बढ़िया है, तो हम चाह रहे हैं कि वो वहीं जाए ताकि इनके बच्चे और बढ़िया हो, तो दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन वहाँ पे ना आ जाएं, तो इसी वजह से कहते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, हमारा डिजायर पॉलन ग्रेन हमारे डिजायर स्टिग्मा पे ही जाए। अब इसके लिए करते क्या है, ऐसा प्रोसेस करने के लिए इमैस्कुलेशन टेक्निक और बैगिंग टेक्निक का यूज करते हैं। इमैस्कुलेशन क्या होता है, मेल वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट को कुचल दिया जाता है, काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी एक फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो उसमें से मेल वाले पार्ट को, यानी फिलामेंट से एंथर को हटा दिया जाता है, फिलामेंट को काट दिया जाता है तो एंथर अपने आप हट जाता है। तो और फिर उसकी बैगिंग कर दी जाती है, क्योंकि बैगिंग कर देते हैं ताकि दूसरे पॉलन ग्रेन आके उसके साथ बातचीत ना करने लगे, तो इस वजह से तो बैगिंग कर दी जाती है। देखिए तो यहाँ पे कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, रिमूव एंथर, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, तो ऐसी घटना को कहते हैं इमैस्कुलेशन, ऐसी प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो क्या ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, इससे एंथर हटा दिए, तो क्या अब ये फीमेल फ्लावर बन गया? कितनी मज़ेदार बात है। अब इसको देखिए, ऐसे ऐसे घेर दिया गया, ऐसे ऐसे चारों तरफ से ऐसे ऐसे घेर दिया गया। अगर आप इसको घेर दिए तो ऐसी प्रोसेस को कहते हैं बैगिंग। ठीक, और आपका जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है ना, अब वो इसके पास आएगा, डस्टेड ऑन स्टिग्मा, छिड़काव कर दिया जाता है स्टिग्मा पे, इस फीमेल फ्लावर के। तो जब ये आपस में दोनों मिल जाते हैं, तो मिल के अब वहाँ पे पॉलन प्रिस्टिल इंट्रैक्शन होता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर इसको रीबैग्ड कर देते हैं, फिर से पैक कर देते हैं, ताकि अब और कोई इसके साथ पॉलन ग्रेन वगैरह आके जर्मिनेट ना करे। नाउ फ्रूट डेवलप, अब ओवरी में जाके फ्रूट डेवलप हो जाएगा, और फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक, अब जैसे मान लेते हैं कोई फीमेल फ्लावर, जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। अरे लाजमी सी बात है, एंथर को हटाने के लिए ही तो फीमेल एंथर से हटा के ही तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को फीमेल फ्लावर बनाया गया था। जब कोई ऑलरेडी फीमेल फ्लावर है, तो ये पहले वाले प्रोसेस की क्या ज़रूरत है, यहाँ से यहाँ वाले प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं, इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको एग्जामिनर टच करने की कोशिश करता ही करता है, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में तो आपको हिंट वगैरह तो बहुत सारी चीज़ें मैं पहले दे ही रखा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए इसमें। देखिए, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिट, द पॉलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमीट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिट। ये डायग्राम देखिए, क्या ये जब सिनर्जिट में पहुंच गया, तो जो ये मेल गैमेट दोनों छोड़े गए थे, ये सिनर्जिट के साइटोप्लाज्म में ही तो छोड़े गए थे, फिर वो मूव करके एक के तरफ गया, एक पोलर न्यूक्लियाई की तरफ गया। इसी के बारे में बात कर रहे हैं वो। देखिए, वो बोल रहे हैं कि जब सिनर्जिट सेल में पॉलन ट्यूब इंटर कर जाता है, आफ्टर इंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिट, दो सिनर्जिट सेल थी ना, उसमें से किसी एक में इंटर कर जाता है, और दो मेल गैमेट जो बने थे जनरेटिव सेल से, उनको रिलीज कर दिया जाता है। अब देखिए ये क्या करते हैं, अब एक जो मेल गैमेट है, वो फ्यूज करेगा एग सेल के न्यूक्लियाई से।
फ्यूज विथ एक सेल न्यूक्लियस। ऐसी घटना को जब एक मेल गैमीट एक सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तो इसको हम सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सिनगैमी को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या ये जाइगोट डिप्लॉयड होगा, कैसे डिप्लॉयड होगा, क्या ये 2n होगा, एक यन तो मेल गैमीट और एग कैसा था, व्हाइट से लिख दूं, यन था मेल गैमीट और एग भी कैसा था, यन, और यन मिलके 2n बन गए, क्योंकि जब ये मिल गए तो जाइगोट बन गया, क्योंकि डिप्लॉयड प्लांट भी तो था, तो जो क्रोमोसोम मटेरियल है उसको कंजर्व करने के लिए ये 2n हो गया। और फिर ये आगे डेवलप होकर क्या बनाएगा, इम्ब्रियो बनाएगा। यानी जो मेल गैमेट एग से फ्यूज करेगा, एग के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगा, आगे चल के ये इम्ब्रियो बनाएगा। क्या बात क्लियर हुई। जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, और दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लियाई से। तो क्या यहाँ पे भी मेल गैमेट यन होगा, लेकिन रुक जाइए, पोलर न्यूक्लियाई कैसा था, 2n था। वो दो न्यूक्लियस ऐसे थे, क्या हम लोग ओव्यूल के बारे में इम्ब्रियोसैक के बारे में बात कर रहे थे, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल में 8 न्यूक्लियस हैं, तो 3 तो एंटीपोडल की तरफ, 3 एग एपरेटस में, और जो दो न्यूक्लियस बच गए थे तो सेंटर सेल में प्रेजेंट थे, उसी को तो पोलर न्यूक्लियाई कहते थे। क्या इसकी पोलैरिटी 2n थी, जब n और 2n मिले तो क्या ट्रिपल फ्यूजन हो गया, इसको ट्रिपल फ्यूजन कह दिए। इसी वजह से जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना उसी को ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, 3n होता है। क्या बात क्लियर हो गई। तो प्राइमरी, अब ध्यान सुनिए, जो मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस से मिला उसको ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। जैसे जो मेल गैमेट एग सेल से मिला था उसको फर्टिलाइजेशन कहते थे, सिनगैमी, लेकिन जो मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस मिलेगा उसको ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे, और रिजल्ट में पेन बनेगा, PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, और इधर रिजल्ट में जाइगोट बनता था। अब ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से अब वो एक सेल में कन्वर्ट होगा, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम अ प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, तो अब ये PEC बन जाएगा, और ये आगे चल के क्या बनाएंगे, इंडोस्पर्म। जैसे जाइगोट आगे चल के इम्ब्रियो बनाएगा, इसी तरीके से प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल आगे चल के इंडोस्पर्म बनाएंगे, और इंडोस्पर्म इस इम्ब्रियो सेक को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। अरे क्या बात क्लियर है। तो ये इंडोस्पर्म इस इम्ब्रियो को प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड फूड, और जिसकी वजह से इसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे आके देख लीजिए, तो अब यहाँ पे जो इम्ब्रियो बन रहा है जाइगोट से, उसके डेवलपमेंट को दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में, बहुत ही बढ़िया से दिखाया हुआ है, एक डाइकॉट को लेके अच्छे से ये समझा रखे हैं। देखिए तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये सबसे ए वाला जो पहले फिगर है ना, ये इम्ब्रियोसैक है, फीमेल गैमेटोफाइट है, ये है इम्ब्रियोसैक, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए, क्या ये चेलाजल इंड है, और ये ऊपर माइक्रोपाइलर इंड है, ठीक। देखिए, मुझे कैसे पता चला कि ये चेलाजल इंड है, एंटीपोडल सेल है। एंटीपोडल सेल कहाँ मिलती थी, एंटीपोडल सेल का आज तक फंक्शन बहुत अच्छे से मतलब डिस्कवर्ड हो ही नहीं पाया है, तो इसके बारे में आप उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, एंटीपोडल के बारे में हम बात ही नहीं किए। मैं आपको एक हिंट दिया था, हम सारी बातें माइक्रोपाइलर इंड वाली करेंगे, ठीक है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, ये डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। और देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या ये 3n बना हुआ है, पेन बना हुआ है, ये आगे चल के सारे फ्यूज हो गए, और ये जो सेल है पूरा का पूरा, जो ये सेल है, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बन गया है, PEC बन गया है। अब यही आगे चल के किस में डेवलप हो जाएगा, इंडोस्पर्म में। क्या बात क्लियर है। और यहाँ देखिए, ये एग हुआ करता था, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे एग हुआ करता है, डीजनरेटिंग सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल ये दोनों क्या करेंगी, डीजनरेट हो जाएंगी।
अब ये बचेगा कौन, ये इंडोस्पर्म बनाएगा कौन, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, और जाइगोट बनाएगा एग सेल से जो मेल गैमेट मिलके। अब आगे हमारा पूरा फोकस है जाइगोट पे। अब ये जाइगोट है एक सेल का, फिर ये आगे इसमें माइटोटिक डिवीजन मतलब क्लीवेज चालू हो गया, ये 2 सेल बन गए, 2 से ऐसे बढ़ते बढ़ते लगभग 8 सेल बन गए। अब ये धीरे 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 एक आ जाती है ग्लोबुलर स्टेज आ जाती है, ग्लोबुलर। अब याद रखने का इसका मैं एक तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि पहले जाइगोट से ग्लोबुलर स्टेज आएगी, फिर हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनेगा, फिर आगे चल के उसका डेवलपमेंट होगा। पहले बच्चे पैदा होते थे छोटे से होते हैं तो गोलू मोलू से नहीं होते हैं, तो ग्लोबुलर स्टेज आती है पहले, फिर बाद में जब बड़े होने लगते हैं तो उनका दिल मतलब किसी और के लिए धड़कने लगता है, तो वो हार्ट शेप का उनका कुछ होने लगता है, वो हार्ट वगैरह के बारे में जानने लगते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो पहले बनता है, फिर होता है हार्ट शेप का एम्ब्रियो, ये डाइकॉट को लिया गया है, उसके बारे में बात होता है। अच्छा ये देखिए सस्पेंसर, इसका फंक्शन पता क्या है, यहाँ की सेल रैपिड डिवीजन करने लगती हैं, और ये जो बाकी सेल, जब मैं कह रहा हूँ एक ही जगह यहीं पे खूब सारी सेल बन बन के इकट्ठा होंगे, तो क्या ये पुश करेंगी कि ये वाला जो पार्ट है इधर की तरफ मूव करे और ये वाला पार्ट है इधर की तरफ मूव करे। अरे क्या बात समझ में आ रहा है ना। तो बस तो ये सस्पेंसर इस वाले पॉइंट को बोल देते हैं। अब एक्चुअल में देखिए ये जो सस्पेंसर के इस साइड वाला पार्ट है पूरा पूरा, ये है रेडिकल, इससे आगे चल के क्या बनेगा, रूट बनेगा, और ये है प्ल्यूम्यूल, इससे आगे चल के क्या बनेगा, सूट बनेगा। क्या बात क्लियर है। अच्छा ये 2 पार्ट दे रखे हैं। अच्छा ये मोनोकॉट होता ना तो इधर की जो ये एक लाइन है इसमें से एक ग्रो नहीं करती, एक ही जैसा दिख रहा होता आपको, लेकिन ये डाइकॉट का एग्जांपल लेके एनसीईआरटी देखिए यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हूं मैं, ये डाइकॉट के बारे में शो किया गया है। अब देखिए अब जब ये डाइकॉट के बारे में बात करें तो अब ये डाइकॉट में ये 2 तरीके के कॉटिलेडॉन मिलेंगे। कई बार आप ऐसे देखें जैसे ऐसे सीड जिनको इजीली आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, या फिर जब वो कई बार खुद से डिवाइड होते हैं तो आपको ऐसा दिखता हो कि अच्छा ये तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइकॉट का वो सीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉटिलेडॉन बन रहे हैं, 2 कॉटिलेडॉन बन रहे हैं, तो इसी को हम कह देंगे डाइकॉट। क्या बात क्लियर है। तो ये इस तरीके से इसका ग्रोथ हो जाता है। तो आइए देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पॉलिनेशन पढ़े हैं, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़े हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन कवर कर लेंगे। तो अगर इसी में कवर कर लेता मैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, और 1 घंटा कंटिन्यू पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, तो इस वजह से सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। तो चलिए आज मैं आपको मतलब एक बार ऐसे फील करा देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ों को पढ़े हैं। अरे हम कुछ पढ़े ही नहीं है, आज आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया गया है। मैं आपको पॉलिनेशन पढ़ाया हूँ और डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया हूँ। अब इसमें देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े। पॉलिनेशन क्या था कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे जाना, पॉलिनेशन। अब ये पॉलन ग्रेन के सोर्स पे 3 तरीके का होता है पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी। ऑटोगेमी सेम फ्लावर के अंदर, जिटोनोगेमी डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, जीनोगेमी इसमें प्लांट ही डिफरेंट तो फ्लावर तो डिफरेंट होगा ही। ठीक है चलिए, और ये ऑटोगेमी का एग्जाम्पल था वियोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी के पॉइंट मतलब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फ्लावर 2 तरीके के मिलते हैं वियोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना में, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है जिसमें एक फ्लावर है जो ओपन है और एक फ्लावर है जो कि हमेशा क्लोज रहता है। और फिर एजेंट की बात करें तो एबायोटिक और बायोटिक एजेंट होते हैं जो कि पॉलिनेशन को परफॉर्म करते हैं। एबायोटिक में 2 टाइप के होते हैं, विंड वाले और वाटर वाले। फिर अगर विंड की बात करें तो ये एबायोटिक में थोड़ा ज़्यादा कॉमन होता है, और इसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं लाइट वेट, नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज और लार्ज ऑप्टेन फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं कॉर्न कॉब, क्विट कॉमन इन अ ग्रासेस। कुछ मतलब कॉमन ग्रासेस में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ये। अगर हम पॉलिनेशन बाय वाटर की बात करें तो ये रिस्ट्रिक्टेड है 30 जेनरा तक, मोस्टली इस मोनोकॉट में ये होता है। लोअर प्लांट की बात करें तो इसमें मेल गैमेट की ट्रांसपोर्ट की बात करें या फिर फर्टिलाइजेशन की बात करें, ये वाटर के थ्रू ही होता है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। क्या बात क्लियर हो गई। इसके एग्जाम्पल वाटर पॉलिनेशन के एग्जाम्पल वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्ट्रा सी ग्रासेस को कहते हैं। इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है। कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट हैं जिसमें पॉलिनेशन या तो विंड के थ्रू होगा या तो किसके थ्रू होगा, बायोटिक एजेंट के थ्रू। इसके एग्जांपल है वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ। याद करने का तरीका, जिसके नाम में इनके नाम में वाटर आ रहा है तो इसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा नहीं,
सुन के लगता है कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, लेकिन नहीं। जो एबायोटिक पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो कलरफुल नहीं होते हैं और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्टर से आगे चल के हनी वगैरह बनाया जाता है ना, जो नहीं कहते हैं कि मधुमक्खियाँ वगैरह प्लांट से, फ्लावर से कुछ चीज़ों को सक कर करके ले जाती हैं और अपने छत्तों में उसको स्टोर करती हैं और वहाँ पे हनी का फॉर्मेशन करवाती हैं, ठीक। बायोटिक पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो बायोटिक पॉलिनेशन के लिए एक प्रोसेस का नाम आता है, इसको एंटेमोफिली कहते हैं। और दूसरा चीज़ कि इसमें एनिमल में भी सबसे ज़्यादा कॉमन है इंसेक्ट सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करवाता है और वो अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग फ्लावर उसके लिए अपने आप को इवॉल्व भी कर ली है। और एमार्फोफिलस फ्लावर के बारे में बात करें तो टॉलेस्ट फ्लावर होता है, 6 फीट का होता है। और मोथ एंड यूका प्लांट ये एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके का रिलेशन होता है, जो कि मतलब एक दूसरे को दोनों से फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात कर लिए, इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात कर लिए थे हम लोग। एंथर में स्टिग्मा और पिस्टिल का पोजीशन अलग अलग, स्टिग्मा और एंथर का पोजीशन अलग अलग करके सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है और डिफरेंट टाइम पे ग्रोथ करा के इनके पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। कैस्टर और मेज की बात करें तो ये दोनों मोनोइसियस हैं, यानी एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर मिलेंगे। और पपाया की बात करें तो ये डायोसियस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की बात करें तो वो डिपेंड करेगा कि सेम स्पीसीज का अगर पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। आजकल तो ऐसे वेरिएशन आने लगे हैं कि दूसरे स्पीसीज के भी अलग अलग स्टिग्मा, इतनी वैरायटी चाहते हैं कि वो अलग अलग स्पीसीज को, बहुत कम में ऐसा होता है लेकिन ऐसा होता है कि अलग स्पीसीज के पॉलन को ग्रो करा ले जाते हैं, ठीक है। अब यहीं पे हम बहुत सारी बातों को डिस्कस किए थे, पॉलन जर्मिनेशन वगैरह के बारे में। फिर हमारा ये आ गया था कि पॉलन जर्मिनेशन की स्टडी थोड़ा बहुत कर लिए थे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर लिए थे कि अपनी मर्जी से इमेस्कुलेशन टेक्निक वगैरह के बारे में बात कर लिए थे। फिर डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर लिए थे कि जो दो मेल गैमीट होंगे, एक मेल गैमीट जो एक न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करेगा वही आगे चल के जाइगोट और एम्ब्रियो बनाएगा, और जो पोलर न्यूक्लियाई से करेगा वो आगे चल के इंडोस्पर्म वगैरह का फॉर्मेशन करेगा। इंडोस्पर्म जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहेगा। और यहाँ पे फिर जाइगोट का कैसे डेवलपमेंट होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए थे। रेडिकल रूट को बनाता है, प्लीम्यूल सूट को बनाता है, और जो कोटिलेडॉन वगैरह होते हैं, अगर एक कोटिलेडॉन तो मोनोकॉट, 2 कोटिलेडॉन तो डाइकॉट। तो आज के लिए यहीं तक, और इतना तसल्ली से वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।